हेलो एवरीवन, मैं शाइस्ता खान और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया कम्युनिकेशंस। और हर बार हम आपके लिए लाते हैं एक खास मेहमान और इस बार हमारे साथ मौजूद है एक सोशलिस्ट जीनत अमान। आइए इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। मैम, आवाज इंडिया आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। आवाज इंडिया कम्युनिकेशन को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत अमान। मैम, सबसे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आपने इतने ज्यादा लड़कियों की हेल्प की है, हमेशा पूरी सोसाइटी में आपने काफी लड़कियों की मदद की है, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी मुद्दे को लेके हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर उनको कोई रेप केस आया हो, किसी भी तरीके से आपने बहुत उनकी मदद की है। हम आपको काफी टाइम से जानते भी हैं इस चीज में। तो आपको क्या लगता है आज की सिचुएशन के हिसाब से कहाँ जा रहा है हमारा देश? देखिए, अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करती हूँ, जैसा कि आपने जानती हैं मुझे, और पिछले 7 साल से मैं सोशल वर्क में आई हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि किसी ना किसी को तो एक पहल करनी पड़ेगी और हमें हेल्प करनी भी चाहिए। मेरे पास काफ़ी ऐसी समस्याएं लड़कियों की आती हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा को लेकर के हो, और बहुत सारी समस्याएं मैं कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी रही हूँ और मैंने उनको अपनी तरफ से जितना ही मुझसे हो सका मैंने उनकी हेल्प की है। कुछ ऐसी घटनाएं भी मेरे सामने आई हैं कि लड़कियों को उनके ससुराल में काफ़ी उनको पीड़ित किया गया और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं उनके इंसाफ के लिए उनके आगे आई हूँ और मैंने दिल्ली वुमेन कमीशन से, चाहे मान लीजिए अपने पीतमपुरा कोर्ट में जाके मैंने उनकी मदद की और इंसाफ दिलाया है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा लड़कियों को किस चीज की परेशानी हमारे देश में आ रही है आज के टाइम पे? अगर आप आज की बात करते हैं तो सभी मुद्दे आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो लड़कियां सफर कर रही हैं, एक औरत सफर कर रही है, तो सबसे ज्यादा रेप की समस्या हमारे सामने बहुत आ रही है। क्योंकि मैं अक्सर बाहर निकलती हूँ, आती जाती हूँ, देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे बड़ी ही इस चीज को लेकर भी चिंता भी होती है और परेशानी भी होती है कि हमारा देश जो है किस तरफ जा रहा है। आए दिन हम रेप के किस्से सुनते रहते हैं कि फला जगह रेप हो गया है, इस जगह रेप का सबसे ज्यादा समस्या हमारे समाज में आ रही है। तो ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है मैम? इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं लगातार केसेस पे केसेस आए जा रहे हैं। कुछ केसेस हमें बहुत ज्यादा सुनाई में आते हैं, लेकिन कुछ केसेस तो बिल्कुल हमें पता ही नहीं चलता। हम रेपिस्ट और रेप केसेस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? देखिए, इसके बारे में आपसे मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेप तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक हमारी सरकार खुद आगे आके कदम नहीं बढ़ाएगी, एक सॉलिड कदम नहीं बढ़ाएगी। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारी लचीली है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार का ज्यादातर जो मैं कहना चाहूंगी, बड़े बड़े हम लोग स्लोगन लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी बचा लीजिए, बेटी तो खुद ही पढ़ लेंगी। तो सरकार इसके में कहीं ना कहीं लचीलापन है। सरकार को अपने सॉलिड कदम उठाना चाहिए, कानून लाना चाहिए और रेपिस्ट की सजा सिर्फ सजाए मौत करनी चाहिए। बाकी देशों में तो आप देखते हैं ना, सजाए मौत है, वहां रेप नहीं होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अगर हमारी सरकार एक सॉलिड कदम उठाए, ठोस कदम उठाए और कानून लाए, तो हमारे देश में, इंडिया के अंदर कोई रेप नहीं होगा। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कपड़ों की वजह से लड़कियों का रेप होता है? क्योंकि हर जगह यही सुनने में आता है लड़की के कपड़े छोटे थे, लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपना पूरा बदन ढकना चाहिए। क्या आपको लगता है जितने छोटे कपड़े उतने ज्यादा रेप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी, समस्या जो छोटे कपड़ों से नहीं है, समस्या छोटी सोच से है। मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम कहीं ना कहीं गलत उस पर जा रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े छोटे हैं इसलिए रेप होते हैं। तो उन लोगों से, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि छोटे कपड़ों से, मेरा उनसे एक सवाल है कि जब आपकी माँ बाहर निकलती है तो उनकी साड़ी का ब्लाउज भी बहुत छोटा होता है। अगर आपकी माँ और बहन के साथ कल एक ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो क्या आप उस टाइम ये कहेंगे कि भाई हमारी माँ का ब्लाउज छोटा था इसलिए ऐसी घटना घटी? तो ये बिल्कुल गलत चीज है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि छोटे कपड़ों की ऐसे रेप होते हैं, बिल्कुल गलत है। उनकी छोटी सोच के ऐसे रेप होते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जाहिर सी बात है, कपड़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रेप और रेपिस्ट दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है टाइम। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त की वजह से भी रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि लड़कियों का बाहर लेट नाइट रुकना काफी फैमिलीज को पसंद नहीं है। आपको भी क्या ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमारे लड़के भी तो बाहर घूमते हैं। हम लड़कियों के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं कि हमारी लड़के लेट बाहर हैं तो इसलिए रेप हो रहे हैं? रेप तो दिन में भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रेप रात को होते हैं, रेप तो दिन में होते हैं। और उम्र की कोई सीमा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी लड़कियां बाहर हैं, वो 18 साल 20 साल की हैं, वो लेट घर आ रही है इसलिए रेप होते हैं। मेरा इसमें बिल्कुल मानना नहीं है। हमारी लड़के भी बाहर होते हैं। हम लड़कियों को ही ऐसी बात क्यों कहते हैं कि लड़कियां लेट नाइट बाहर हैं? रेप तो दिन में भी होते हैं, रात की ऐसी कोई बात नहीं कि रात को रेप होते हैं। मैं तो इसमें आपको ये भी लगता होगा कि हमें कहीं ना कहीं सिर्फ लड़कियों को नहीं समझाना चाहिए कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, अपने आप को सेफ रखो। हमें कहीं ना कहीं लड़कों को भी ये चीज सिखाने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि पूरी तरह। हमारी बेटियां तो पहले ही बहुत समझदार हैं। बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत समझदार बेटियां हैं। हमें
लड़कों को समझाने की जरूरत है, हमें अपने बेटों को समझाने की जरूरत है कि भाई ये जब आप बाहर निकलते हैं, आपकी जो मानसिकता है वो सोच आप किधर जा रही है। आप कम से कम ये सोचिए कि घर में आपकी बहन है, आपकी बेटी है। कल अगर आपकी बहन को कोई ऊपर से नीचे तक नजरों से दिखता है तो आपको उस वक्त क्या महसूस होगा। तो आपको सोच के चलिए। तो बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं, बेटियां बहुत समझदार हैं, बेटों को समझाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, दोनों को समझने की जरूरत है, बेटी हो या बेटा, दोनों को ही अपनी समझ पर, सोच पर काबू रखना पड़ेगा। और मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है, और इनफैक्ट यहाँ पे अब सबको ही ये चीज का एहसास हुआ है कि रेप केसेस में जितने भी रेपिस्ट को सजा मिलती है वो सिर्फ मौत नहीं होनी चाहिए। सजाए मौत तो है, वो तो कंपल्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है क्योंकि लड़की बहुत कुछ झेल कर आगे उसका रेप हो गया, उसके बाद उसकी फैमिली ने इतना कुछ सफर किया, तो क्या सिर्फ एक फांसी पर चढ़ा देना उसकी सजा हो जाती है कंप्लीट? देखिए, जब लड़की के साथ रेप होता है तो पहले तो उसका मानसिक रेप होता है, पहले उसका मानसिक बलात्कार होता है। वो उस वक्त कितनी चीजों से जूझ रही होती है वो ही जान सकती है। जो उसके बाद बताने लायक भी, उसको खत्म कर दिया जाता है, वो बताने लायक भी नहीं रहती। तो उसका बलात्कार पहले मानसिक तौर से होता है और फिर उसकी बॉडी के साथ उसका बलात्कार होता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि फांसी की सजा ही सिर्फ सजा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब आप ये पूरी तरह से जान ले कि भाई हाँ ये रेपिस्ट है और आपको पूरे सबूत मिल जाते हैं, पूरे एविडेंस आपको मिल जाते हैं, तो 3 से 5 दिन के अंदर उसको सजाए मौत दी जाए। और सजाए मौत ही नहीं, बल्कि मेरा तो ये कहना है सरकार से कि भाई एक बार आप सीधा लाइव दिखा दीजिए, आप लाल किले पर लटका कर टांग दीजिए, लाइव उसको सजाए मौत दे दीजिए। तो देखिए कैसे दहशत हो जाएगी। और कानून जब सख्त होता है तो अच्छा इंसान उसके सामने डरता है। जाहिर सी बात है। इनफैक्ट काफी ज्यादा व्यूअर्स ने लास्ट टाइम हमें कमेंट्स करके बताया था कि सिर्फ फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी काफी सजाएं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की भी बहुत कुछ झेल कर इस दुनिया से निकल जाती है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया है, उसके बाद उसकी फैमिली प्रेशर जो उसको पड़ता है कि हमें लड़की की इज्जत बचानी है और हम आगे उसको नहीं फैलाएंगे, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लड़की की इज्जत बचाने के लिए लड़की की इज्जत ही आप दांव पे लगा रहे हो? जी बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए और हम चुप हो जाएं, आवाज ना उठाएं, तो एक बार तो आपकी इज्जत तो खत्म ही हो चुकी है। आप उस इज्जत को दबा नहीं रहे हो, बल्कि अपनी इज्जत को खुद बार बार आप मार रहे हो। और जब तक, मेरा ये मानना है कि जब तक एक लड़की के माँ बाप या उसकी फैमिली जिंदा रहेगी तो उनके लिए लड़की रोज मरती रहेगी। तो आप अपनी आवाज को दबाएं नहीं, आवाज को उठाएं। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी लोग आवाज नहीं सुनेंगे, और जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी। तो हमारा बोलना बहुत जरूरी है, आवाज उठाना बहुत जरूरी है, सरकार तक हमें ये बातें पहुंचानी बहुत जरूरी है। और मेरा खुद का मानना है, जब हम ये एक साथ आवाज उठाएंगे तो सरकार को इस बात को सुनना पड़ेगा और कानून को सख्त करना पड़ेगा। एक लड़की को मजबूत होना किस हद तक जरूरी? लड़कियों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी बहनों को, उन माताओं को एक संदेश देना चाहूंगी कि लड़कियों को कमजोर मत बनाओ। कि भाई आप बाहर जा रही हो तो आप कैसे जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप ये चीजें अपने बेटों को सिखाओ कि भाई आप बाहर जाते हो तो आपको कैसे वहां रहना है, लड़कियों से कैसे बात करनी है, लड़कियों को कैसे देखना है। तो बेटियों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए, बेटियों को आप सॉलिड बनाओ, मजबूत बनाओ, जिससे वो बाहर सामना कर सके वक्त का। पहले निर्भया केस, उसके बाद प्रियंका का केस, हैदराबाद केस, उसके बाद भी यहाँ बात नहीं रुकी। अब हाथरस का केस, हमारी हाथरस की बेटी, ये केसेस लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हर बार कोई नया केस आता है, हर बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं रुक क्यों नहीं रही? हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कब जाके ये बात रुकेगी? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हाथरस का केस से पहले जो निर्भया का केस हुआ था, वो ऐसा केस था, ऐसा कि हम उसको शायद जिंदगी भर नहीं भुला सकते। और वो पहला केस नहीं था, उसके बाद लगातार केस होते चले गए हैं। केस तो इतने होते हैं कि दिन में हजारों केस हो जाते हैं, कुछ का हम लोग सुन लेते हैं, कुछ का हमें पता ही नहीं चलता, उनकी आवाज दबा दी जाती है। अभी नया मामला अभी सबके सामने है, मीडिया में है, सब लोग जानते हैं जो अभी हाथरस में हुआ है। मैं भी उससे कहीं ना कहीं बहुत आहत हूँ। मैं भी कैंडल मार्च के लिए जंतर मंतर गई थी, आवाज उठाने के लिए गए थे। लेकिन हमारे, जहां तक मेरी अपनी सोच है, हमें कैंडल नहीं जलानी चाहिए। हम थक चुके हैं कैंडल जला के, अब हमें रेपिस्ट को जला जाना चाहिए। हम क्यों कैंडल जला के अपने आप को दिखाते हैं कि भाई कैंडल हम जला रहे हैं, आप लोग सुनो? क्यों? कब तक? उसकी कोई सीमा मुझे नजर नहीं आती। तो अब जो वक्त आ गया, वो रेपिस्ट को जलाइए ना, कैंडल जलाना छोड़ दीजिए, कैंडल नहीं जलानी चाहिए। बिल्कुल सही आपने बात कही। अब हमें रेपिस्ट को जलाना चाहिए, कैंडल को जलाने से कोई बात नहीं बनेगी। आपकी भी बेटी है, आपका भी एक बेटा है, आप उनको पर्सनल लेवल पे क्या सीख देती हैं? क्योंकि वो भी बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि उन दोनों को किस तरह की सीख देनी चाहिए और कहाँ तक हमें उनको समझाना चाहिए? देखिए, अगर मैं बेटी की बात करती हूँ, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। अगर मैं बेटी को लेके बात करती हूँ, मैंने अपनी बेटी को हमेशा सीख दी कि बेटा बाहर जो है आप बिल्कुल
बोल्ड होके निकलना, आप लड़की बन के बाहर मत निकलना, क्योंकि लड़की को आजकल ना एक कमजोर वस्तु मान लिया कि भाई लड़की कमजोर है। हालांकि लड़की कमजोर नहीं होती, लेकिन जो एक समाज की सोच बन गई है ना, वो लड़कियों का खिलौना समझ लिया कि भाई कभी भी इनसे खेलो और खेल कर तोड़ के फेंक दो। वैसे लोगों की सोच बन गई, मानसिकता बड़ी गंदी हो चुकी है। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा सलाह देती हूँ कि बेटी बाहर आप जब जाते हो तो आपको बाहर डरना नहीं। अगर आपको लगता है, एक बड़ी ही अच्छी चीज है, आप भी एक लड़की हैं और मेरे सामने बैठी हुई हैं, औरत की बड़ी खास अंदर चीज होती है कि उसके सिक्स सेंस बहुत तेज काम करती है। जब वो बाहर होती है उसको महसूस हो जाता है कि लड़का मुझे किस नजर से देख रहा है। तो मैंने हमेशा अपनी बेटी को समझाया कि बेटा आप डरना नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो एक बार तो आप भर आना, पीछा मैं संभाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड बनो, मजबूत रहो। और अब बात आती है लड़कों के ऊपर। तो जब बेटा 14 साल की उम्र में आता है तो हर माँ को अपने बेटे को पास बिठाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा जब आप बाहर निकलते हो तो कम से कम अपनी सोच को, आपकी जैसे आपकी बहन है वैसे आपकी बाहर और भी होती है, क्योंकि आपकी बहन बाहर निकलती है, आपके मदर खुद बाहर निकलती हैं। तो अगर उनके साथ कल कुछ बुरा होता है, उनको कोई गलत नजर से देखता, तो उस वक्त आप क्या महसूस करोगे? उसको आप महसूस कराओ चीज को कि अगर बेटा अगर आपकी मदर के साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको उस टाइम क्या महसूस होगा। जब लड़के को आप ये महसूस कराना शुरू कर दोगे तो उसकी सोच कहीं ना कहीं बदलेगी। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे एक पर्सनल लेवल पे बात पूछना चाहेंगे, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई पर्सनल छेड़खानी का कोई केस हुआ हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत में ऐसे केसेस रोज आते हैं, हर लड़की का केस आता है, रोज कोई ना कोई कंप्लेन करता है, कुछ लोग घर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उसको अच्छे से बहुत हैंडल भी करते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, और एक बार नहीं, छोटी छोटी तो बहुत बार हुई हैं। और सबसे बड़ी जो घटना मेरे साथ खुद के साथ घटित हुई थी वो 2016 की बात है। और मेरी किस्मत थी, या मैं मजबूत समझ लिया, ताकतवर समझ लिया, एक बोल्ड, मेरे फादर ने मुझे, जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बेटी अब आप बेटी नहीं हो, बाहर निकल रही हो तो आप लड़कों की तरह आपको रहना है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीजें रही हैं और मैंने अपने आप को मजबूत बना के रखा है। 2016 का एक छोटा सा वाकया जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने मुझसे सवाल ऐसा कर लिया तो मेरा बताना वाजिब हो गया। 2016 की बात है कि मैं दिल्ली से, मुझे नैनीताल जाना था अपने बेटे के लिए, मैं हॉस्टल देखने जा रही थी। नैनीताल से एक जगह पड़ती पहले भीमताल, तो भीमताल मुझे एक स्कूल देखना था। और मैंने ऐसा सोचा कि भाई मैं ये करती हूँ कि जो ट्रैवल है वो मैं नाइट में कर लेती हूँ, नाइट मुझे स्टे बाहर कहीं करना नहीं होगा। मैं तकरीबन रात को कश्मीरी गेट से 10 बजे के आसपास में यहाँ से बस लेकर के निकलती हूँ नैनीताल के लिए, और सुबह 4:30 बजे के आसपास मुझे वहां पर एक जगह है हल्द्वानी करके, हल्द्वानी एक छोटा बस स्टॉप है, मैं वहां पर उतरती हूँ, वहां से कैब लेके मैं भीमताल जाती हूँ और मेरा तकरीबन जो काम था 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और जो मेरी वापसी लौटने का टाइम था वो तकरीबन 5 बजे के आसपास था, जो 5 बजे मुझे भीमताल से, हल्द्वानी से मुझे बस मिलनी थी दिल्ली के लिए। बहुत अजीब सा वाकया है। और मैं वहां बैठ जाती हूँ 5 बजे के आसपास, और एक छोटा सा बस स्टॉप है हल्द्वानी के अंदर। मैं सर्दी के रात थी, दिसंबर था और सर्दी का टाइम था, तो 7 बज जाते हैं, 5:30 के आसपास मैं वहाँ बैठती हूँ। एक चाय की दुकान पे मैं वहाँ बैठ जाती हूँ एक आंटी के पास। तकरीबन 5:30 के आसपास, जो वहां पर जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मैं गई थी, मैं मीडिया के सामने, सभी लोग दर्शक क्योंकि देख रहे हैं, मैं उस नाम बताने नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं पहले भी उनको काफी हिला चुकी हूँ, वो लोग मुझसे माफी मांगने के लिए आए, तो मैं नाम दोबारा बोलना नहीं चाहूंगी। तो मैं 5 बजे के आसपास वहां पर बैठती हूँ और उनके पास जाती हूँ ऑफिस में कि भाई मुझे दिल्ली जाना है तो आप प्लीज टिकट बना दीजिए मेरा। वहां 2 बंदे बैठे हुए होते हैं और वो बड़े, जो उनकी निगाह थी वो बड़ी अजीब थी, वो मुझे ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक देखते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाला जो है वो, उसकी जो सोच है मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं वहां से जैसा आपने बताया था, सिक्स सेंस हमेशा हमेशा काम रहती है एक लड़कियों लड़की के की साथ। औरत की हमेशा काम करती है और वो समझ जाती है, भाप जाती है सामने वाले जी, को। तो आप समझ गए कि उनकी नजरें ठीक नहीं। जी, मैं समझ गई कि उनकी नजरें कुछ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मैं वहां से अपना बैग कैरी करती हूँ और साथ में जाके शॉप पर फिर बैठ जाती हूँ। 1 घंटा मैं वेट करती हूँ और करीब 7 बजे के आसपास की बात है कि वहाँ ना दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। और जी हाँ, मैं दुकान पे बैठी हुई थी, वो आंटी मुझे बोलती है कि बेटा टाइम हो गया है, अब आप यहाँ से उठ जाइए क्योंकि हमें अपनी दुकान बढ़ानी है। तो जैसे मैं वहां से अपना बैग उठा के बाहर आती हूँ और मैं बाहर रोड पे खड़ी होती हूँ, तो 4-5 ही दुकानें थी, वो तकरीबन बंद हो चुकी थी और एक बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल सन्नाटा था। 7-8 बजे हुए थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया था और सिर्फ एक ऑफिस था, वहां पर लाइट जल रही थी और वो वही ऑफिस था जो एक ट्रैवल एजेंसी का वहां पर ऑफिस था। मैं कहीं ना कहीं सच बोलूं तो अंदर मेरे एक डर आया था उस वक्त, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली औरत थी, बिल्कुल सन्नाटा था, अंधेरा हो चुका था। मैं हिम्मत करके वहां पर जाती हूँ, दोबारा उनसे बोलती हूँ कि भाई साहब मुझे जो है बस बता दीजिए कि बस कितनी देर में आने वाली है नैनीताल से दिल्ली के लिए, और आप टिकट बना दीजिए। तो जब मैं देखती हूँ कि वो उस वक्त फुल ड्रंक होते हैं, वो पूरा नशे में थे, दारू पी चुके थे और उनकी जो नजरें थी मेरे ऊपर बहुत गलत आनी शुरू हो गई थी।
और मुझे बड़ी गंदी नजर से देखते हैं और बोलते हैं कि मैम आज तो हम आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। ओह अच्छा, फिर आपने कैसे उसको हैंडल किया? आप सोच सकते हैं कि अकेली औरत और इतना अंधेरा, चारों तो बिल्कुल अंधेरा था, एक ही जगह एक लाइट जल रही है, वहां पर मैं अकेली खड़ी हुई थी। मैं कहीं ना कहीं अंदर डर जरूर था मेरे अंदर, लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर फेस पर आने नहीं दिया। मेरे अंदर एक वो हिम्मत थी कि नहीं भाई डरना नहीं है, आपको दिमाग से काम लेना है। तो हर एक लड़की अगर ऐसी सिचुएशन में आप लोग आते हो, आपको डरना नहीं है, आपको उस टाइम दिमाग से अपने काम लेना है। मैं वहां से हटी और मैं बाहर रोड पर आ गई और मैंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं डर रही हूँ। मैं अपना बैग लेकर बाहर रोड पर बैठ जाती हूँ और उसके बाद मैं फ़ोन मिलाती हूँ उनके, जो उनका नैनीताल में ऑफिस था वहाँ मैं फ़ोन मिलाती हूँ, उनसे बात करती कि भाई मैं फला फला जगह बैठी हूँ और वहाँ से आपकी बस किस टाइम आने वाली है। तभी मैं देखती हूँ कि वो दोनों लोग उठ करके मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मेरा फ़ोन रखने के बाद वो फ़ौरन उसी फ़ोन मिलाते हैं और बोलते हैं कि भाई जो मैडम यहाँ पर खड़ी हैं दिल्ली जाने वाली, आज तुम उनको दिल्ली जाने नहीं देंगे। अच्छा ओके, उनको डायरेक्ट वहां से फोन किया गया। फिर क्या किया आपने? मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि मैं वहां खड़ी हूँ, मेरे सामने दो दारू बिल्कुल नशे में धुत थे वो लोग मेरे सामने बोल रहे हैं कि मैडम को आज हम दिल्ली जाने नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मेरी हालत क्या होगी, और ऐसे इलाके में जहां मैं बिल्कुल अकेली थी। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, हिम्मत को टूटने नहीं दिया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं इनको कुछ बोलती हूँ सुनने के लायक नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्रंक थे दोनों। तो मुझे मेरे जहन में एक सोच आती कि भाई मैं देखती हूँ मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी नजर उठाकर दूर तक देखा, वहां मुझे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक लाइट नजर आ रही थी। तो मेरे जहन ने काम किया कि मेरे लिए जो एक रास्ता है वो मुझे रास्ता सामने नजर आ रहा है, मैं अपना बैग कैरी करती हूँ। लाइट इनके का सहारा ही आपने जरूरी समझा लेना और बस आप वहां की तरफ चल पड़े फिर? जी बिल्कुल, मुझे लगा कि अब वो मेरे सामने जो सहारा एक लाइट मुझे नजर आ रही है, तो इस लाइट से बेहतर है मैं उस लाइट तक जाऊं, हो सकता है मेरे लिए वहां कोई मंजिल हो। और मैं अपना बैग कैरी करती हूँ, उस लाइट की तरफ चलना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं 5 कदम आगे चलती हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ लोग मुझे मेरे पीछे लग चुके थे, मेरे पीछे आ रहे थे। तो मैं फिर भी चलती गई, बहुत अंधेरा था, मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, लेकिन मैं चलती गई और 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे तकरीबन एक होटल नजर आया, छोटा सा होटल था वहां पर। तो मैं वहां जाती हूँ, रिसेप्शन पे बैठ जाती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा सेफ हूँ, लोग बैठे हुए हैं। मैं वहां बैठ जाती हूँ और उसके बाद वहां पर एक जो उनका रिसेप्शन पर लड़का बैठा होता है, मैं उससे बोलती हूँ कि भैया आप एक काम करना, आप बाहर खड़े हो जाइए, जैसे बस आती है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। आधा घंटा मैंने वहां पर वेट किया और उसके बाद मुझे बस की आवाज आती है, तो मैं लड़के को बोलती हूँ भैया आप देखिए शायद बस आ गई है। लड़का बाहर जाते बोलता है मैम जी बस आ गई। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा बैग उठाएं आप मेरा, मुझे बाहर तक बस तक छोड़ दीजिए। तो लड़का बैग उठाता है और बस तक मुझे छोड़ने के लिए आता है। मैं बस में चढ़ जाती हूँ। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि कहीं अब काफी लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे अंदर मेरी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस उस टाइम हुआ, और कि कभी कभी जब मैं अपने समाज के लोगों को देखती हूँ, जब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही होते हैं तो लोग वहां तमाशगीन बन जाते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो अपने आप को चुप कर लेते हैं कि उन्हें वो सोचते ही नहीं कि हमें यहाँ पर साथ देना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे आप वैसे भी देखते हो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां लोग ना वीडियो बनाते हैं, साथ नहीं देते। मेरे साथ भी सेम वैसे ही हो, मैं बस में बैठ जाती हूँ और वो दोनों लोग उतनी हिम्मत करके बस में चढ़ जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई बस रोक दो, ये जो मैडम है ये दिल्ली नहीं जाएंगी। और लेकिन तब तक मुझे ये हो चुका था कि लोग बैठे हुए हैं, मैंने अपने आप को वो अकेलापन मेरा खत्म हो चुका, महसूस नहीं होने दिया, और मैं अपने अंदर हिम्मत ला करके खड़ी हो जाती हूँ। मैं अपना बैग रखती हूँ सीट पर, मैं खड़ी हो जाती हूँ और बड़ी हिम्मत से मैंने एक लड़के को उसको ऐसे पकड़ा। और मेरे साथ अक्सर जब मैं बाहर होती हूँ तो मैं पंच मेरे पास हमेशा रहा है मेरे पर्स में, क्योंकि बाहर अक्सर निकलती हूँ। तो मेरे फादर ने वो मुझे 10th क्लास में जब पढ़ती तो सब प्रैक्टिस करा दी थी कि बेटा पंच चलाना सीख लो, चेन चलाना सीख लो, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, सेल्फ डिफेंस। तो मैंने अपने पर्स से पंच निकालती हूँ और उसको पकड़ करके मैं उसके बहुत तेज मुंह पे रख देती हूँ पंच को, और पीछे वाला लड़का कांप जाता है। मैं ड्राइवर को मुझे आज भी याद है कि मैं भी बदतमीजी से बोली ड्राइवर की भाई तुम क्या तमाशा देखने के लिए यहाँ पे रुके, आप बस चलाइए आप आगे। तो वो वाला सीन था, और उसके बाद वो थोड़ा डर जाता है लड़का और वो उतर के नीचे चले जाते हैं। उसके बाद मैंने ड्राइवर से मैं बोलती हूँ कि भाई आपने जो बस रोकी है, कि आपको तमाशा देखना था, मेरा यहाँ पर मेरे साथ कुछ कांड हो जाता, आप लोग देख रहे हो, आप सब लोग बैठे देख रहे हो, तो आप लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है। लोग तब भी चुप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी हिम्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे लोग ये लगा कि ठीक है भाई लोग बैठे हैं, और मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई और वो फिर उतर के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत ही टफ टाइम आपने झेला होगा, और सबसे जो शर्मनाक चीज ये है कि हमारे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं आज के टाइम पे, उसके बावजूद भी लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और कोई किसी की मदद तक करना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट उनको ये लगता है कि बस
जो चल रहा है, हम क्यों बीच में पड़े, वही चीज़ है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करी। इनफैक्ट अभी व्यूअर्स में भी काफ़ी लड़कियां आपको देख के इंस्पायर ज़रूर करेंगी। आप हमें बताइए, क्या उस इंसिडेंट्स के बाद या फिर उसके बाद भी काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ अंदर से कि मेरी बेटी भी है, वो भी बड़ी होगी, अकेले बाहर जाएगी, मैं उसको लेट नाइट बाहर नहीं निकलने दूंगी या फिर लड़कों के साथ अकेले नहीं घूमने दूंगी? क्या आपको कभी पर्सनली ऐसा फील हुआ? देखिए, आज का जो टाइम है, कहीं ना कहीं अगर लड़की, मेरी बेटी थोड़ा सा लेट होती है तो अंदर कहीं ना कहीं एक डर तो होता है, क्योंकि उस माहौल से मैं गुजर रही हूँ। मैं अक्सर बाहर रहती हूँ, देखती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैंने अपनी बेटी को हमेशा समझाया कि भाई आप जो है जब बाहर निकलते हो तो अपने अंदर मजबूती रखिए, बस अपनी ताकत को बनाए रखिए, अपने अंदर डर मत आने दीजिए। और बाहर सामना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बेटी को घर में नहीं बिठा सकते। हम अपनी बेटी को घर नहीं बिठा सकते। जैसे हमारे बेटे बाहर निकलते हैं, बेटी को भी बाहर वैसे ही निकलना है। और आज मुझे एक चीज पे बड़ी ही, मतलब ये बोलूंगी, बड़ी शर्म आ रही है कि 2020 में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी बेटी को बाहर निकलने नहीं देना चाहिए, या हमें अपनी बेटी जब बाहर होती है डर लगता है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारी जो आज की नारी है, नारी सब पे भारी और कंधे से कंधा मिला करके औरतें आगे चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की मानसिकता की वजह से कहीं ना कहीं आज हम बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए। हमें तो ये बातें करनी चाहिए कि हमारी बेटियों को हमें सेल्फ डिफेंस सिखाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। हम अपने लड़कों को सिखाएं, लड़कों को सिखाना चाहिए कि भाई आप इज्जत करना सीखिए, तो हम अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। मैम, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने केसेस आ रहे हैं, अब कंट्रोल नहीं हो रहे, हर बार कोई नया केस आ जाता है, लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं, वो 10 दिन का काम चलता है, उसके बाद फिर से वही कोई नया केस आ जाता है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे प्लीज? जी, मेरी सरकार से विनम्र विनती है, मैं निवेदन करती हूँ कि आप सख्त से सख्त कानून लाइए। और ऐसा नहीं कि आप कानून नहीं ला सकते हैं। देखिए, कानून तो लाए जाते हैं, पीछे नोटबंदी हुई, शाम को आप टीवी पर आते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये नोट नहीं चलेंगे। कानून आ जाता है, पास हो जाते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, जनता फॉलो करती है, कानून को तो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जीएसटी आती है, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह है कि वो कानून जो बाहर देशों में भी है, जहाँ रेप नहीं होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर वो कानून क्यों नहीं लाया जाता है? उसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है कि हम लोग रोते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, जगह जगह हम धरने देते हैं, लेकिन हम ऐसा कानून नहीं लाते हैं। तो सरकार से मेरी विनम्र विनती है, मैं हाथ जोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्लोगन हटा दीजिए, बेटी बचा लीजिए, बेटियां तो हमारी खुद ही पढ़ लेंगी। बिल्कुल सही आपने बात कही। और इनफैक्ट सरकार के साथ साथ हमें सबको एक मोटिव बना लेना चाहिए कि हमें सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी, दोनों को इक्वल सेफ्टी और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर चीज़ में। मैं आपसे एक आखिरी चीज़ चाहती हूँ कि आप देश की महिलाओं को, देश की माँओं को, देश के बेटों को और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेटियों को आप क्या कहना चाहते हो? देश की बेटियों से तो मैं ये कहना चाहूंगी, बेटा आप बोल्ड बनो, मजबूत बनो, किसी डर के अंदर आप जिंदा मत रहना। और खास तौर से मेरी माओ, जो माएँ हैं, मुझ जैसी औरतें हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेटियों से कहीं ज्यादा अपने बेटों पर ख्याल कीजिए। और जब आपका बेटा 14 साल की उम्र से थोड़ा सा बाहर आता है तो आप उनको अपने पास बिठाइए, उनसे बात करिए कि बेटा जब आप बाहर निकलते हो तो किसी लड़की को देख करके आप यही हमेशा सोचना कि तुम्हारी भी घर में बहन है। और खास तौर से मेरे आज के युवा से, मेरे यूथ से मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, एज ए मदर, मैं अपने उन बच्चों से, उन युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको इसमें आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को पहल करनी पड़ेगी। हम तो औरतें, हम लड़कियां उसकी पहल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग, आप लड़के, आप यूथ हमारे आगे आए, आप लोग पार्टीज करते हैं, क्लब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, तो क्यों ना आप लोग एक ऐसा अपना संगठन बनाइए, ऐसी मजबूती लाइए कि आप लोग लड़के आगे आकर के लड़कों को ही समझाए कि भाई आप लोग उनके साथ बैठिए, उनको समझाइए कि ये चीजें गलत हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लड़कों को उसमें पहल करनी पड़ेगी, लड़कों को आगे आना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। आप अपने साथियों को समझाएं, लड़कों को समझाएं, जरूरी है। बहुत अच्छा लगा मैम हमें आपसे मिलकर, और आज आपने हमें इतनी अच्छी सारी बातें बताई, और इनफैक्ट लड़कियों को भी, और जाहिर सी बात है देश की काफ़ी माएँ जो आपको सुन रही हैं इस वक्त, उन सबको इंस्पायर किया। आपने अपनी हमारे साथ कहानी शेयर की जो आपके साथ बहुत घटना घटित हुई है। जाहिर सी बात है उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हम अपने आप को कैसे बोल्ड बना के आगे बढ़ सकते हैं। ये थे हमारे साथ सोशलिस्ट जीनत अमान, और मैं आपके साथ शाइस्ता खान, आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशंस। धन्यवाद।